नमस्कार साथियों। अगर आज भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह बेहद ही लाभदायक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का भारत पर पूछ रहा है कि वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था 1765 में बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से। अर्थात इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक रूप से राजनीतिक नियंत्रण हो गया था। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया। तो द्वैध शासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन को समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये भी है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को। आगे, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो यहाँ जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। किसके कार्यकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। आगे, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, माना जाता है। आगे है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बने थे 1863 ईस्वी में। आगे है, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो आयोग का नाम है, पहला है एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफलिन के कार्यकाल में। इस लिंटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और ली आयोग 1823 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। यह 3 आयोग है। एशिंचन आयोग 1886 में, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफलिन। इस लिंटन आयोग 1912 में, उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। और ली आयोग 1923 में, उस समय थे लॉर्ड रीडिंग। तो ये आयोग है 3। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया। तो 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो था, यह था ली आयोग, जो ऊपर में हम पढ़े ली आयोग। ली आयोग जो है इसी के सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आगे, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है अस्थायी बंदोबस्त। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आगे है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो यह हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। आगे है, व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये राज्य हड़प नीति जो था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। आगे, राज्य हड़प नीति में
कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज्य हड़प नीति में था कि वैसा राज्य जिनके उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, अर्थात ऐसे राजा जिनके संतान नहीं हो अपना, वो गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और उस राज्य को का राजा नहीं होंगे। गोद लेने की प्रथा को इसने रोक लगाया था और इसी को राज्य हड़प नीति के तहत उस राज्य को अपने अधीन कर लेता। आगे किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो अवध का अधिग्रहण यह है आउटरम रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया। तो डलहौजी के द्वारा अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया। आगे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य है। तो यह पहला राज्य है सतारा। पहला राज्य है सतारा, यह 1848 में इसको अधिकृत कर दिया गया है सतारा को। दूसरा है जैतपुर। जैतपुर 1849 में। संबलपुर को 1849 में। उसके बाद है बघाट। तो बघाट को 1850 में। उदयपुर 1852 में। 1852 में उदयपुर को। झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। अवध को 1856 में इसको मिला लिया गया था अंग्रेज द्वारा अपने राज्य में। आगे है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो यह है जॉन लॉरेंस से संबंधित। जॉन लॉरेंस से संबंधित है कौन चीज? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस से संबंधित है। आगे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जो कंपनी ईस्ट इंडिया थी उसकी शासन समाप्त हो गई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था, निर्मित किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आगे है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1876 में। किस नियम के तहत? राज उपाधि अधिनियम पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। आगे है लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? यहाँ पर अकाल आयोग पूछा गया है। अकाल आयोग का गठन किया गया है तो यह है स्ट्रेची आयोग। यह 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग है स्ट्रेची आयोग। तो स्ट्रेची आयोग भारत का प्रथम अकाल आयोग है और इसका किसके कार्यकाल में यह गठन किया गया? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में गठन किया गया था स्ट्रेची आयोग का। स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किया गया। आगे भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल पर 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, सिंध पर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में और बर्मा पर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय। 1885 ईस्वी में बर्मा पर लॉर्ड डफरिन के समय जो है अधिकार कर लिया गया था। एक और चीज देख लेते हैं नेपाल पर 1816 में नेपाल पर अधिकार कर लिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। सिंध पर 1843 में लॉर्ड एलनबरो, भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में और बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अठारह ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल थे। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में कब हुआ था? पंजाब का विलय हुआ था 1849 ईस्वी में और उस समय
कौन गवर्नर जनरल थे? तो डलहौजी के शासनकाल में पंजाब का विलय हुआ था ब्रिटिश शासन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह। आगे धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किसने किया था? तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हीं के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। आगे वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, पहले भारतीय थे। किस पार्टी से? द लिबरल पार्टी से चुने गए थे। कब? 1892 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा हुआ यह पुस्तक है। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह विचार था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। आगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक, तो इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पामदत्त है इंडिया टुडे के लेखक। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था जे.एन. टाटा के द्वारा। जे.एन. टाटा के द्वारा, जे.एन. टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। आगे कुटीर उद्योग के विकास, कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योग से संबंधित महात्मा गांधी के द्वारा है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सूती वस्त्र की फैक्ट्री है कावस जी डाबर के द्वारा, कावस जी डाबर के द्वारा किया गया था। आगे वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल, तो यह है सेरामपुर में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है सेरामपुर। प्रथम जूट मिल 1855 में सेरामपुर में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में सेरामपुर। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम चाय बागान 1833 ईस्वी में, भारत का प्रथम चाय बागान 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहने वाले हैं के.एम. पनिक्कर, इतिहासकार हैं। आगे प्रमुख कृषि पद्धति, तो पहले तीन कठिया प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नील की खेती करना अनिवार्य होता था 3/20 भाग पर। तो तीन कठिया प्रथा का मतलब है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना पड़ता था। तो तीन कठिया प्रथा 3/20। यह कहाँ था? तो बिहार के चंपारण में किसानों को साथ एक अनुबंध होता था, उसमें 3/20 माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। आगे है ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा, तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन लेते थे। ये ददनी प्रथा थी। तो इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादक से या कारीगर से या शिल्पकार से जो है निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम पेशगी के रूप में धन लेते थे। आगे हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। ये पहला है अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दूसरा है रैयतवारी और तीसरा है महालवारी। तो प्रथम है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, तीसरा महालवारी। 3 तरह की यहाँ पर टैक्स के लिए व्यवस्था की थी।
तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। रैयतवारी किसने? तो टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। और महालवारी किसके द्वारा? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में। ए अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर, किस क्षेत्र में था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में था। समस्त ब्रिटिश भारत का 19%, समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग में यह था। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। किसमें? तो अस्थाई बंदोबस्त में।